हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज मैं आपको क्या बताने वाली हूं। तो भाई क्लास 12th के बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक ऐसा चैप्टर आने वाला है जो कि आप लोग एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं जी, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर को आप लोग क्लास 12th में बहुत सारे बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ यह भी आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप लेकर के चल रहे हैं तो यह चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो क्लास 12th के बच्चों, ये चैप्टर आप सबके लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा, चैप्टर होगा उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, उद्यमिता विकास। सबसे पहले समझना होगा कि उद्यमिता होती क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर लेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि उद्यम क्या है, यानी एंटरप्राइज क्या होती है, उद्यमिता क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उद्यमिता का विकास करने वाला जो उद्यमी होता है वह कौन लोग हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं और इसकी प्रकृति कैसी होती है। जब भी कोई नया व्यवसाय की स्थापना की जाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, उद्यमिता विकास की प्रक्रिया क्या क्या है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं, उसको भी आज हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं। उद्यमिता प्रवृत्ति या झुकाव क्या होता है और मनोवृत्ति अभिप्रेरणा यानी उद्यमी अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक उद्यमिता के विकास से कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है एक उद्यमी के लिए। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे अध्याय में ये सारी चीजें आज कवर होंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि उद्यम या उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता किसे कहा जाता है। तो देखो, जब भी कोई नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है कुछ नव प्रवर्तन करके, कुछ नवीन सोचों के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, उद्यमिता हो रही है। ठीक है, यानी कोई नया व्यवसाय आरंभ करना, नव प्रवर्तन के माध्यम से, नवीन विचारों के माध्यम से किसी नवीन व्यवसाय की स्थापना का कार्य करना ही उद्यमिता है। ठीक है, तो उद्यमिता का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। उद्यमिता का परिणाम होता है किसी उद्यम की स्थापना करना। ठीक है, यानी एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट करना ही क्या है, उद्यमिता का परिणाम है। और उद्यमी कौन होते हैं, उद्यमी वह व्यक्ति होते हैं जो साहसी भी कहे जाते हैं, जो जोखिम वहन करके नव प्रवर्तन के माध्यम से उद्यमिता का विकास करने की प्रक्रिया करते हैं और उद्यम की स्थापना करते हैं। यानी नया व्यवसाय प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को या साहसियों को जो कि जोखिम वहन कर रहे हैं, उन्हें उद्यमी कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उद्यमी के द्वारा उद्यम का निर्माण होता है और यह उद्यम का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे उद्यमिता कहा जाता है। तो आज के अध्याय में इसी उद्यमिता विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि उद्यमिता का विकास कैसे किया जाता है एक उद्यमी के माध्यम से। यह एक उद्यमी जो कि उद्यम का विकास कर रहा है, उसके पास क्या क्या सामर्थ्य, क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए ताकि वो उद्यमिता के माध्यम से उद्यम का विकास कर सके। तो उद्यम या उद्यमिता को हमने अभी सिर्फ बोलचाल के भाषा में समझा। आर्थिक क्रियाओं, नौकरी अथवा अन्य कोई धंधा अगर आप कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं, तो उससे भिन्न उद्यमिता अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है। स्वयं का व्यवसाय, स्वरोजगार। स्वरोजगार कैसे,
किसी नवीन विचार की खोज करके खुद का व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया को हम लोग कह रहे हैं उद्यमिता। तो उद्यमिता में किसी के अंडर में कार्य नहीं किया जाता है, या किसी नौकरी या किसी पैसे में कार्य नहीं किया जाता है। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक उद्यमी अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करता है, खुद का व्यवसाय स्थापित करता है, खुद का व्यवसाय आरंभ करता है। तो व्यक्ति जो व्यवसाय की स्थापना करता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। उन व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है जो साहसी भी कहे जाते हैं, जो जोखिम वहन करके नवीन विचार की खोज करके अपना उद्यम खुद का स्थापित कर रहे हैं, वह क्या कहलाएंगे? उद्यमी कहलाएंगे। और ये प्रक्रिया कि इसकी देन जो उत्पाद होता है अर्थात स्थापित व्यावसायिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यम कहते हैं। यानी उद्यमिता का परिणाम क्या है भाई? उद्यमिता का परिणाम है उद्यम। ठीक है। और उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक प्रक्रिया है। क्या है भाई? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया में बहुत सारे कह सकते हैं विचारों के द्वारा नव प्रवर्तन के माध्यम से खुद की व्यावसायिक इकाई को स्थापित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुद की व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने से संबंधित है। तो यहां पर बहुत अच्छे से हम ये तो समझ गए कि उद्यम क्या होता है, उद्यमिता किसे कहते हैं। फिर भी अगर आपको 2-4 लाइनों में लिखना हो कि उद्यमिता को कैसे और अच्छे से लिखा जाए, तो उद्यमिता एक कौशल है, ठीक है, एक दृष्टिकोण है, एक सोच है, एक चिंतन मनन की प्रक्रिया है जिसमें कुछ नवीन किया जा रहा है, कुछ तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और कुछ कार्यों को किया जा रहा है। अतः उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं कार्य पद्धति है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम उठाने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमिता का जो लोग कार्य करते हैं वह लोग साहसी होते हैं। वह लोग आर्थिक जगत में, अगर हम उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो आर्थिक जगत में उद्यमिता का मतलब होता है कि साहसियों के द्वारा जोखिम वहन करके कुछ नव प्रवर्तन करना। नव प्रवर्तन का उद्देश्य क्या होगा? नव प्रवर्तन का उद्देश्य होगा किसी उद्यम की स्थापना को करना, किसी एंटरप्राइज को स्थापित करना। तो जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको क्या कहा जाता है? साहसी कहा जाता है और उसी व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप उद्यमिता को लिख सकते हैं। उद्यमी के बारे में क्या कह सकते हैं भाई? उद्यमी वह व्यक्ति होते हैं जो किसी नई वस्तु या सेवा के विचार की कल्पना करते हैं। सबसे पहले एक उद्यमी के दिमाग में क्या होता है, क्या आता है कि उसे कुछ नया करना है, कुछ नया व्यवसाय आरंभ करना है। तो नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए नवीन विचार उसके आते हैं, उसके मन में, उसके दिमाग में आते हैं और यही कल्पना करके वो क्या करता है? व्यवसाय की एक नींव रखता है। ठीक है। तो साहसी व्यक्ति, जैसे हम लोग उद्यमी कह रहे हैं, वो उद्यमिता की शुरुआत करता है नवीन विचारों के साथ, खोज के साथ। और उस वस्तु, जिस वस्तु में उसको व्यवसाय करना है या कोई सेवा का उत्पादन करना है के लिए वो क्या करता है? एक उद्यम की स्थापना का विचार अपने दिमाग में लाता है और उद्यम की स्थापना करता है। करने हेतु, एक उद्यम की स्थापना करने हेतु उसे क्या चाहिए? पूंजी प्राप्त करना होगा। और पूंजी प्राप्त करने के लिए किसी स्रोत की खोज करनी पड़ेगी कि कहां कहां से वो पूंजी प्राप्त कर सकता है।
तो उद्यमी द्वारा व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? लाभ कमाना होता है या लाभ अर्जित करना होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भी उद्यमी हैं, जो कि व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं, जो कि पूंजी के स्रोतों को पता लगा करके उनके द्वारा पूंजी का प्रबंधन करके अपने व्यवसाय में को शुरू करते हैं और जोखिम वहन करते हैं, वह किसी न किसी परिणाम की अभिलाषा करते हैं। परिणाम क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी उद्यम का और एक उद्यमी का भी। अगर हम बात करें कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी अगर हम बात करें कि एक उद्यमिता का जो प्रक्रिया है, नवीन व्यवसाय को आरंभ करने की जो प्रक्रिया है, उसकी क्या क्या विशेषता या क्या क्या लक्षण या प्रकृति कैसी होती है। तो देखो भाई, पीटर एफ ड्रकर और जोसेफ शुम्पीटर, रिचार्ड कैंटिलॉन और उदय पारिक तथा मनोहर नाडकर्णी, रॉबर्ट लैम्ब आदि ने उद्यमिता की बहुत सारी प्रकृति और विशेषताएं बताई हैं। क्या क्या बताई हैं इन लोगों ने भाई? सबसे पहले जो उद्यमिता की प्रक्रिया में जो सबसे पहले जो विशेषता पाई जाती है वह क्या होता है? नव प्रवर्तन करना। नव प्रवर्तन का मतलब होता है समथिंग, मेकिंग समथिंग न्यू, यानी कुछ नया बनाना। ठीक है। उद्यमिता की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में किसी पुराने उत्पाद, किसी पुरानी वस्तु या किसी पुरानी तकनीक का प्रयोग करके कुछ किया नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ नवीन विचार, नवीन खोज के द्वारा अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रिया ही उद्यमिता है। तो उद्यमिता में नवीन विचार या नव प्रवर्तन का कार्य नवीन तकनीकी का प्रयोग करके कुछ नया उत्पाद या कुछ नवीन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना सम्मिलित होता है। तो नव प्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। हमेशा कुछ न कुछ नया किया जा रहा होता है। कभी भी उद्यमिता यदि कार्य किया जा रहा है तो नवीन संसाधनों, नवीन तकनीक, नवीन उपयोगिताओं का सृजन या नवीन प्रबंधकीय कौशल आदि नव प्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और उद्यमिता का जो मूल प्रकृति होती है वो नव प्रवर्तन करना ही होता है, कुछ नया करना। ठीक है, नया व्यवसाय प्रारंभ करना, नई वस्तु का उत्पादन करना, नई उपयोगिता लाना, नई तकनीक का प्रयोग करना। तो उद्यमिता मतलब ही हो गया नव प्रवर्तन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नवीन कर रहे हैं। तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नव प्रवर्तन उद्यमिता का विशेष उपकरण होता है। नव प्रवर्तन अथवा नवकरण सुनियोजित तरीके से यानी प्री प्लान्ड करके, सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीजों की व्यवस्था करके एवं सकारात्मक यानी पॉजिटिव ढंग से किया जाता है। इसीलिए जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता क्या है? उद्देश्यपूर्ण एवं सुव्यवस्थित नव प्रवर्तन है, यानी कुछ ऐसा नया करना जिसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कुछ न कुछ प्राप्त करना। ठीक है, और यह बड़ा ही सुनियोजित तरीके से यानी प्री प्लान तरीके से नव प्रवर्तन का कार्य किया जाता है, सोच समझ करके। ठीक है, और प्लानिंग के द्वारा। तो नव प्रवर्तन पहली विशेषता हो गई जो कि हर प्रकार की उद्यमिता में पाई जाती है। इसके बाद आता है ज्ञान आधारित व्यवहार। देखो बेटा, उद्यमिता में जब भी आप उद्यमिता का विकास करते हैं या आप अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो हमेशा इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उद्यमी बनने के लिए सिर्फ कल्पना शक्ति या विचार या खोज पर्याप्त नहीं है, कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग आप लोग व्यवहारिकता में करते हैं। ठीक है, यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, सामाजिक शास्त्र के सिद्धांतों का, आर्थिक जगत के सिद्धांतों का, प्रबंध शास्त्र का, सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर अनुभव नहीं है और वह उद्यमी बनने को निकल पड़ा है, तो वह एक अच्छा उद्यमी नहीं बन पाएगा।
वो अपने व्यवसाय को बहुत लंबे समय तक सही तरीके से नहीं चला पाएगा। अतः उद्यमिता में ज्ञान आधारित व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, यानी उद्यमिता में उद्यमी अपने जितने भी ज्ञान हैं, सिद्धांतों के जो ज्ञान हैं, विभिन्न विषयों के जो ज्ञान हैं, उसका उसे पता होना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। तो ज्ञान आधारित व्यवहार होता है उद्यमिता। ठीक है, इसमें कानून का ज्ञान, समाज शास्त्र का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यवहार विज्ञान का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, प्रबंध शास्त्र का ज्ञान, सांख्यिकी का ज्ञान एक उद्यमी में होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो इन सब चीज की पढ़ाई किया हो, ठीक है, या डिग्री रखा हो तभी वह उद्यमी बन सकता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसे इन सब चीजों का मुख्यतः व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे या बिना किसी चीज का ज्ञान हुए यदि अपना व्यवसाय शुरू कर दोगे तो उसके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्ञान आधारित व्यवहार रखना है, ज्ञान पर ज्यादा फोकस करना है, तभी एक अच्छा उद्यमी बन सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए, तीसरी जो विशेषता होती है उद्यमिता के विकास के लिए या उद्यमी बनने के लिए, वो होती है सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता कैसी क्रिया है? सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मक का मतलब रचनाशीलता, क्रिएटिव करना। जैसे नव प्रवर्तन में अपने आप ही क्या होती है, क्रिएटिविटी का एलिमेंट आता है, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। सृजन किसका कर रहे हैं? उद्यम का कर रहे हैं। ठीक है, तो उद्यमिता का परिणाम क्या है? उद्यम है। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता की प्रकृति क्या होती है? रचनात्मक होती है, कुछ नया बनाने से संबंधित होता है उद्यमिता। व्यवसाय प्रवर्तन, संगठन एवं प्रबंध में सदैव रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति एवं गुणवत्ता वृद्धि का सतत सार्थक प्रयास किया जाता है। तो भाई देखो बच्चा लोग, हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो हमेशा वातावरण जो है वो बदल रहा है। ठीक है, व्यवसाय जिस वातावरण में स्थित है वो हमेशा क्या है? गतिशील और परिवर्तनशील है, बदल रहा है। तो बदलते हुए पर्यावरण के आधार पर, ठीक है, एक व्यवसायी को भी, एक उद्यमी को भी अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन लाना होगा और इसके लिए चिंतन, मनन, रचनाशीलता, कुछ नया करना, इन सब चीजों को शामिल भी करना होगा। अपने उत्पाद में कहीं ना कहीं कुछ नया बनाना होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि उद्यमी या उद्यमिता में हमेशा ही कुछ रचनाशीलता का तत्व पाया जाता है, कुछ नया किया जाता है। इसीलिए शुम्पेटर ने कहा है कि उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है, एक क्रिएटिव फंक्शन है। रचनात्मक चिंतन सदैव सकारात्मक, मौलिक एवं व्यवहारिक विचारों को क्रियान्वयन करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, कुछ अच्छा करना, कुछ सही करना, कुछ मौलिक करना, कुछ व्यवहारिक विचार को अपनाना, कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहना, मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, ये सब कुछ उद्यमिता के विषय वस्तु होते हैं, उद्यमिता में निहित होते हैं। देखो, चौथी विशेषता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जोखिम वहन करना। उद्यमिता का मतलब ही है जोखिम, इसका क्या होगा? आवश्यक अंग होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्यवसाय में जोखिम का तत्व हमेशा और हमेशा ही विद्यमान रहता है। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो कि जोखिम की अनिश्चितताओं से अधूरा हो। ठीक है, तो हर प्रकार के व्यवसाय में जोखिम का तत्व पाया ही पाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक उद्यमिता की प्रक्रिया में जोखिम को वहन करना शामिल होता है। एक उद्यमी जोखिम को उठाता है, साहसी होता है वह व्यक्ति। अतः जोखिम वहन करना उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। व्यवसाय अभिमुखी उद्यमिता कैसी है भाई? व्यवसाय अभिमुखी है। उद्यमिता व्यक्ति को व्यावसायिक कल्पना एवं व्यवसाय प्रवर्तन की प्रेरणा देती है। उद्यमिता सामग्री, श्रम को संसाधनों में रूपांतरित करने एवं उनके अनेक आर्थिक मूल्य को विकसित करने की प्रक्रिया है। देखो भाई, उद्यमिता का
जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, किसी व्यवसाय को स्टार्ट करना, तो व्यवसाय अभिमुखी होता है। ठीक है, इसका जो उद्यमिता क्यों की जाती है, उद्यमिता में नवीन विचार या नवीन खोज, नव प्रवर्तन क्यों किया जाता है, पूंजी का प्रबंधन क्यों किया जाता है, किसी न किसी उद्यम की स्थापना के लिए किया जाता है। अतः किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, उसके विकास के लिए, विस्तार के लिए, वृद्धि के लिए उद्यमिता का कार्य किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की जा रही है। तो व्यवसाय अभिमुखी होता है उद्यमिता। इसमें क्या किया जाता है? व्यवसाय प्रवर्तन की प्रेरणा देता है। यह उद्यमिता का विचार या उद्यमिता, यह सामग्री, श्रम और जितने भी संसाधन है उनको रूपांतरित करके उनके अनेक आर्थिक मूल्य को विकसित करने की प्रक्रिया है। ड्रकर ने कहा है, उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र एक कचरा मात्र है। यानी उद्यमिता से पहले यदि हम कोई भी संसाधन देखें तो वो क्या है? वो बेकार है, वो व्यर्थ है। कोई मशीनरी यदि उसका प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, यदि कोई मशीनरी का यूज ना किया जाए तो मशीनरी एक खिलौना मात्र ही रह जाएगी ना। सिर्फ आप उसे देख सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार की वस्तु हो गई, वो एक कचरा हो गई, है ना। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी संसाधन का यदि उत्पादक प्रयोग ना हो तो वह एक मात्र क्या हो जाएगी? एक वेस्ट मटेरियल बनकर के रह जाएगी। तथा प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान के रूप में कार्य करेगी यदि उसका प्रयोग न किया जाए। तो उद्यमिता के द्वारा समाज एवं देश में नए नए उद्यमी एवं व्यावसायिक क्रियाओं की स्थापना होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उद्यमिता के द्वारा ही समाज और देश में जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक क्रियाएं की जा रही होती हैं और नए नए उद्यमों की स्थापना की जा रही होती है, नए नए उद्यमी निकल करके सामने आ रहे होते हैं। अतः व्यवसाय अभिमुखी प्रक्रिया होती है उद्यमिता, व्यवसाय के विकास और विस्तार और वृद्धि से संबंधित क्रिया है। भूमिका रूपांतरण प्रक्रिया भी है उद्यमिता। देखो भाई, जो व्यक्ति उद्यमी है, जिस व्यक्ति ने उद्यमिता की शुरुआत की है, स्थापना की है, वह क्या है? उद्यमिता केवल व्यवसाय या उद्योग के प्रवर्तन अथवा नव प्रवर्तन की क्रिया मात्र न होकर के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया भी है। कोई भी व्यक्ति किसी नव प्रवर्तन को अपनाने मात्र से ही उद्यमी नहीं बन जाता है, बल्कि उसमें निरंतर संलग्न रह करके अपनी पहचान स्थापित करता है। तो एक कह सकते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति जो कि उद्यमिता का कार्य कर रहा है, उद्यमी बन रहा है, वह अपनी पहचान भी बनाता है समाज में। अपने अंदर जो भी उसकी उद्यमी बनने के जो गुण हैं उसका प्रयोग करके वो क्या बनता है? वो समाज में अपनी एक नया स्थान या अपना एक नया नाम या नया पहचान बनाता है उद्यमी के रूप में। अतः उसकी भूमिका क्या हो जाती है? वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाती है? उसका भूमिका जो है वो रूपांतरित हो जाती है। वो सिर्फ मात्र एक उद्यमी नहीं रह गया, बल्कि वह अब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा रूपांतरण हो गया उसके कार्यों के द्वारा कि इसके द्वारा व्यक्ति एक नई पहचान स्थापित करता है अपना समाज में। ठीक है, समाज में उसकी एक ऐसी पहचान बनती है कि वो एक बहुत ही अग्रणी या बहुत ही कुशल या बहुत ही साहसी व्यक्ति बनकर के उभर के सामने आता है उद्यमी के रूप में। सिर्फ मात्र उद्यमी बनकर के नहीं आता है। ठीक, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? रूपांतरण भी होता है। उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक आचरण है। देखो भाई, सिर्फ एक अकेला व्यक्ति जो कि उद्यमी है, ठीक है, वो अपने प्रयास से, अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने नवीन विचार से किसी व्यवसाय की स्थापना तो उसने कर दी, किसी व्यवसाय को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन अगर वो एक अच्छा नेतृत्व नहीं करेगा, एक अच्छा नेता नहीं बनेगा, या लोगों को या सबके सहयोग से कार्य नहीं करेगा, या सभी को अभिप्रेरित करने में सक्षम नहीं रहेगा,
तो वो बहुत अच्छा उद्यमी नहीं बन सकता है। अतः एक उद्यमी के लिए उद्यमिता का विकास करने के लिए या उद्यमिता की प्रक्रिया में उसे क्या बनना पड़ेगा? उसे एक अच्छा नेतृत्वशाली व्यक्ति बनना पड़ेगा, अच्छा नेता बनना पड़ेगा। तो सामूहिक आचरण है उद्यमिता, सबके सहयोग से ही उद्यमिता का विकास हो सकता है। सभी व्यक्ति, सभी कर्मचारी, सभी लोग जब सब मिल करके कार्य करेंगे तभी किसी व्यवसाय का विकास हो पाएगा। तो उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक आचरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता में नेतृत्व के एक व्यक्ति के से विशेषज्ञों के एक संगठित समूह में हस्तांतरित हो जाता है। आधुनिक युग में उद्यमी के साथ ही बहुउद्यमी, संयुक्त उद्यमी तथा समूह उद्यमी की धारणा ही अधिक व्यावहारिक है। इसीलिए उद्यमिता को सामूहिक आचरण कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, कई व्यक्ति मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं, कई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिल करके कोई व्यवसाय कर रहे हैं। अतः एक सामूहिक आचरण है। बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं जो कि सहयोग करेंगे प्रबंधक का, तभी जाकर के कार्य जो होगा वो अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें विनियोजक, प्रवर्तक, पूंजीपति, आविष्कारक, प्रबंधक समूह, कई तरह के लोग शामिल होते हैं व्यवसाय में, जो कि उद्यमिता का विकास कर रहे होते हैं या उद्यम की स्थापना में सहयोग कर रहे होते हैं। तो उद्यमी प्रवृत्तियों का आचरण करते हैं, अतः यह सामूहिक आचरण है। उद्यमिता एक सामूहिक आचरण है, सिर्फ व्यक्तिगत आचरण नहीं है। किसी सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से उद्यमिता का विकास नहीं हो सकता है। यदि पूंजीपति, कर्मचारी, सरकार, प्रबंधक सहयोग नहीं करेंगे तो उद्यमिता का विकास नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए बेटा, उद्यमिता की विशेषताएं हमने देख ली कि क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं सारी की सारी विशेषताओं को। तो सबसे पहले आता है नव प्रवर्तन। उद्यमिता की पहली विशेषता है नव प्रवर्तन करना, यानी कुछ नया बनाना। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि एक उद्यमिता में एक उद्यमी को ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रयोग करके वह अपने उद्यमिता का विकास करता है। अतः यह ज्ञान आधारित व्यवहार होती है। इसके बाद हमेशा ही उद्यमिता में, यानी कुछ नया जब आप कर रहे होते हैं, किसी उद्यम का विकास कर रहे होते हैं, तो उसमें सृजनात्मक क्रिया का कार्य किया जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ मनन, चिंतन, नवीन विचार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो बेटा, उद्यमिता में जोखिम वहन करना शामिल होता है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो एक ऐसे वातावरण में स्थित है जो सदैव क्या है, परिवर्तनशील है। अतः अनिश्चित घटनाओं से कभी भी घटित हो सकती हैं। तो लाभ का जो प्रतिशत है वो घटता बढ़ता रहता है। अतः उद्यमिता क्या है, जोखिम वहन करने की क्रिया है। व्यवसाय अभिमुखी, यानी उद्यमिता जो की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, किसी व्यवसाय की स्थापना करना है, किसी व्यवसाय को चलाए रखना है, किसी व्यवसाय का प्रोग्रेस यानी वृद्धि करना है। अतः जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वह नए नए उद्यमी और व्यावसायिक क्रियाओं की स्थापना के लिए की जा रही हैं। भूमिका रूपांतरण प्रक्रिया है उद्यमिता। इसमें एक व्यक्ति जो सिर्फ अब मात्र एक व्यक्ति नहीं रह गया, बल्कि उसकी एक नवीन पहचान बनती है यदि उद्यमिता के द्वारा वह अपने उद्यम की स्थापना करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की एक नवीन पहचान, नवीन भूमिका बन करके सामने आती है। उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक आचरण है। मतलब बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समूह, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तब जाकर के उद्यमिता का विकास होता है। इसके बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कि उद्यमिता का महत्व क्या है। अगर हम भारत जैसे देशों में देखें तो यहाँ पर यदि नए नए व्यवसाय स्थापित होते हैं या नए नए उद्यम आते हैं या नए नए उद्यमी
का प्रवेश होता है, ठीक है, तो इसका क्या लाभ मिलते हैं, तो इसी को थोड़ा सा जानते हैं कि उद्यमिता का महत्व क्या होता है। तो यहां पर देखो, पहला महत्व है स्वरोजगार प्रदायक है, दूसरा है तीव्र आर्थिक विकास संभव हो पाता है किसी देश का, तीसरा क्या है महत्व, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण होता है, चौथा है स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा मिलता है, पांचवा जो महत्व है वो नए उत्पाद एवं आविष्कारकों को बढ़ावा मिलता है, और जो लास्ट है वो है मानवीय संसाधन का अच्छे से प्रयोग संभव हो पाता है उद्यमिता के वजह से। डिटेल्ड में एक एक करके इसको देखते हैं। पहला जो महत्व है वो क्या है, स्वरोजगार प्रदायक है। देखो भाई, अगर तुम उद्यमी बनोगे और अपना व्यवसाय प्रारंभ करोगे या उद्यमिता का कार्य किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्वरोजगार मिलेगा। किसी के अंडर में किसी के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद के लिए कार्य कर रहे हैं, खुद का रोजगार का सृजन कर रहे हैं। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो स्वरोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए आप तैयार हो गए हैं। यानी उद्यमिता के विकास से या उद्यमिता की वजह से, उद्यम के निर्माण से स्वरोजगार तो मिलता ही है एक व्यक्ति को, साथ ही साथ वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की शक्ति या में शामिल हो जाता है। तो उद्यमिता जियो और औरों को भी जीने दो वाली की नीति पर चलती है, और आज विश्व का प्रायः हर देश बेरोजगारी से गुजर रहा है, आप सब जान ही रहे हैं इस बात को। तो उद्यमिता इस अभिशाप को दूर करती है। एक और साहसी स्वयं नए विचार, परिवर्तन, उत्पाद लेकर के व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है और अपना स्वरोजगार तो पा ही रहा है, साथ ही साथ अनेक लोगों को इस कार्य से जोड़ करके क्या कर रहा है, उन्हें भी रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद देखो, दूसरा जो महत्व है वो है तीव्र आर्थिक विकास होता है उद्यमिता के द्वारा। भाई, नए नए उद्योग का विकास होगा तो क्या होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। नए नए उद्योगों के आने से क्या होगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, इससे क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के यदि उद्यमिता का विकास हो, उद्यम का विकास हो, नए नए बिजनेस शुरू किए जाएं, एस्टेब्लिश किए जाएं, तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा इससे। तो हम कह सकते हैं कि तीव्र औद्योगिक विकास की आवश्यकता के कारण हम कह सकते हैं कि उद्यमिता का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। साथ ही इस विकास की विश्व बाजार के साथ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, और इस आवश्यकता की पूर्ति में उद्यमिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो साहसी को तराश रखकर उसमें ऐसा गुण भरता है कि वह उद्योग जगत का सूत्रधार और इंजन बनकर के अंततः देश के आर्थिक विकास का बृहद भागीदार साबित हो जाता है। तीसरा जो महत्व है वो है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है उद्यमिता के द्वारा। देखो भाई, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए नए उद्यमी लोग आ रहे हैं और अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अगर मान लो उद्यमी ना होते, उद्यमिता ना होती, इतना ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा ना मिल रहा होता, उद्यमी बनना आसान ना होता भारत जैसे देशों में, तो क्या होता, कुछ ही उद्योगपति रह जाते, और कुछ उद्योगपतियों के रहने से क्या होता कि जो भी धन है, जो भी आय है, जो भी लाभ है, वो सिर्फ उन लोगों को ही प्राप्त होती, ठीक है। अतः हम ये कह सकते थे कि आय का क्या होता, केंद्रीकरण हो जाता, कुछ लोगों के हाथों में ही ज्यादा से ज्यादा धन या ज्यादा से ज्यादा लाभ रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ही नहीं कंपटीशन में। लेकिन उद्यमिता के आने से, नए नए उद्योगपतियों के आने से, नए नए उद्यमियों के आने से क्या हो गया, आय का विकेंद्रीकरण हो गया। कई सारे उद्यमी लोग आ गए जो कि अब लाभ को बांट रहे हैं। आर्थिक जगत में जो धन का केंद्रीकरण है कुछ लोगों के हाथों में, वो घट करके सब लोगों में अब बंटने लगा है, ठीक है।
तो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण हुआ नए नए उद्यमियों के विकास से। तो आज यह उद्यमिता की ही देन है कि आर्थिक शक्ति कुछ खास लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होकर के विकेंद्रित होती जा रही है। देश में नए नए साहसी या नए नए उद्यमी परिवर्तनों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग जगत हो। हर जगह नए नए व्यक्ति, नए नए उद्यमी, नए नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ऐसा होने से आर्थिक शक्ति यानी जो रुपया पैसा धन है उसका क्या हुआ, केंद्रीकरण पर पर्याप्त रोक लग गई है। अब कुछ लोगों के हाथ में ही धन का केंद्रीकरण नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग नवीन विचारों के साथ अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक जो लाभ है वह भी कमा रहे हैं। स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा मिला है भाई। उद्यमिता की वजह से ही अब बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो कि घरेलू उद्योगों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक, नए नए उद्यमी बन रहे हैं, नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं। स्वदेशी उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिल रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता को, स्वदेशी उद्यम को फलने फूलने में मददगार होती है। और ऐसा इसलिए कि स्वदेशी साहसी अपने देश में क्या है, अधिकाधिक उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, जबकि जो विदेशी साहसी हैं या जो विदेशी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अब यहाँ की कमाई अपने देश में ले जाते हैं। उनको किसी ऐसे देश के विकास करने में ज्यादा उनका ध्यान नहीं रहता है जो उनका खुद का देश ना हो। वो क्या करेंगे, धन को उठाएंगे, धन को लेंगे और अपने देशों में जाकर के उसका अपने देशों का विकास करेंगे। लेकिन यदि उद्यमिता आ जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है, तो नए नए उद्योगपति उद्यमी अपने ही देश में उन पैसों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, नए उत्पाद एवं आविष्कारों को बढ़ावा मिलता है उद्यमिता की वजह से। अब क्या हो रहा है, उद्यमिता एक सतत विकास प्रक्रिया है जिसके वजह से साहसी उद्योग में हमेशा नए नए आविष्कार कर रहा है और बाजार की परिवर्तित दशा के अनुसार वही उत्पादन करता है जिसकी मांग देश के अलावा विदेशों में भी हो सके, आयात प्रतिस्थापन बढ़ सके। यानी पहले जिन वस्तुओं का हम लोग बाहर से, विदेशों से आयात करते थे, अब उन वस्तुओं का आयात ना करके अपने ही देश में उनको बनाया जा रहा है, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। अतः आयात प्रतिस्थापन का कार्य हो रहा है और विदेशी मुद्रा अधिकाधिक प्राप्त हो जा रही है इसके माध्यम से। मानवीय संसाधन का उपयोग सही तरीके से उद्यमिता के द्वारा संभव हो पाया है। मानवीय संसाधन राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर होती है, किंतु यदि इसका सही और पूर्ण उपयोग नहीं हुआ तो यह देश और समाज के लिए बोझ बन जाती है। तो उद्यमिता लोगों में साहसी होने की प्रवृत्ति जगा रही है और समाज को नए अवसर की जानकारी दे करके उनमें आत्मविश्वास जगाती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीक बताती है और इसके चलते मानवीय संसाधन साहसी बनकर के दायित्व के बदले संपत्ति बन जाता है। देखो भाई, आजकल का बहुत सारा हम देखते हैं कि भारत में क्या है, पढ़ी लिखी बेरोजगारी पाई जा रही है, शिक्षित बेरोजगारी जिसे कहते हैं। लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। अगर उन व्यक्तियों को थोड़ा सा प्रेरणा के द्वारा और सहयोग के द्वारा और वित्तीय सपोर्ट के द्वारा यदि उनके अंदर उद्यमी गुणों का विकास कर दिया जाए और उद्यमिता का विकास हो जाए और उद्यम स्थापित होकर दिए जाए उनके द्वारा, उन लोगों को आगे बढ़ करके यदि वो खुद का अपना स्वरोजगार स्थापित करें, तो इससे क्या होगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, वो ट्रेंड हैं, वो शिक्षित हैं, वो नवीन विचारक हैं, उनको तकनीकी ज्ञान है, तो वो खुद का उद्यम स्थापित करके क्या कर सकते हैं, अपने मानवीय संसाधन यानी जो वो मानव हैं, जो शक्तियां उनके पास हैं, जो उनकी क्षमता है, उसका सही प्रयोग संभव हो पाएगा और वो बहुत सारा रोजगार का सृजन भी आगे करेंगे और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ट्रेंड लोग हैं, वो शिक्षित लोग हैं, वो तकनीकी कौशल रखते हैं।
अतः वो उद्यमी बन गए तो देश का विकास होगा और उन मानवीय शक्तियों का पर्याप्त प्रयोग संभव हो पाएगा। ठीक है, तो मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग उद्यमिता के माध्यम से संभव हुआ है। इसके बाद महत्व को जानने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि नए व्यवसाय की स्थापना करने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से चरण शामिल होते हैं यदि कोई व्यक्ति उद्यमिता के द्वारा उद्यम की स्थापना करता है। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करना पड़ेगा। यदि आप अपना उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं, एंटरप्राइज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एज अ उद्यमी के रूप में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि व्यावसायिक वातावरण कैसा है। मतलब जहां जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो वातावरण किस प्रकार का है। आर्थिक जगत में कर की दर क्या है, सरकार की नीतियां क्या हैं, लोगों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, मांग क्या है, फैशन क्या है, रुचियां क्या हैं, तकनीक में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या व्यवसाय शुरू करना सही होगा। यानी व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना पड़ेगा सबसे पहले। किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण किया जाता है या करना आवश्यक होता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति व्यवसाय को स्थापित करने के बारे में सोचता है तो उसे सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन या विश्लेषण करना पड़ता है। इसके लिए वो अपने अनुभव, अन्य माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं विवरणों का प्रयोग, जो पास्ट आंकड़े होते हैं उनका प्रयोग करता है और इससे व्यक्ति को बाजार के अवसर जानने के बारे में जानकारी मिलती है कि बाजार में क्या क्या अवसर या अपॉर्चुनिटीज या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे खुद को सतर्क करके अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे अवसर या एवेन्यूज हैं, लाभ हैं जिनका की फायदा उठाया जा सकता है और व्यवसाय को प्रारंभ करना उचित हो सकता है। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो। दूसरा क्या करना पड़ेगा, उत्पाद विकास करना पड़ेगा। भाई हमने व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर लिया, व्यवसाय से संबंधित सारे जो भी प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में विश्लेषण कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो व्यवसाय शुरू करना है, जिस उत्पाद को हमें प्रोड्यूस करना है, अब हम लोग उस उत्पाद के विकास पर ध्यान देने लगेंगे। तो व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि किस उत्पाद का व्यवसाय किया जाए, किस उत्पाद को बेचा जाए या किस उत्पाद का उत्पादन किया जाए। तत्पश्चात उत्पाद की प्रकृति, उसका रंग, आकार, कीमत, बाजार का क्षेत्र यानी कौन कौन से ग्राहक होंगे, विक्रय के माध्यम क्या होंगे या विक्रय के उपरांत कौन कौन सी सेवाएं देंगे आदि के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। यानी उत्पाद का विकास किया जाता है। उत्पाद का कीमत, उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद का आकार, रंग, डिजाइन, क्वालिटी, गुणवत्ता, इन सब के बारे में विचार किया जाता है और कौन सा उत्पाद का विकास करना है उसके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। तीसरा जो कार्य किया जाता है, व्यावहारिकताओं की जांच की जाती है, यानी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। इस चरण के अंतर्गत निर्धारित व्यवसाय की व्यावहारिकताओं की जांच की जा रही होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा या नहीं। देखो भाई, सिर्फ सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो व्यवसाय हम करना चाहते हैं या जिस उत्पाद को हम उत्पादन करना चाहते हैं, क्या वह व्यवसाय भविष्य में सफल होने की संभावना है या नहीं है, क्या पर्याप्त पूंजी एकत्रित हो जाएगी या नहीं होगी, क्या तकनीकी जितनी भी मशीन्स चाहिए या उपकरण चाहिए या जो लेबर या मजदूर चाहिए वह उपलब्ध हो जाएंगे, क्या यह व्यवसाय भविष्य में पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए में सफल होगा या नहीं होगा।
इन सब व्यवहारिक चीजों का ज्ञान या जांच होना जरूरी होता है, तभी उस व्यवसाय को आगे लेकर के जाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा जो कह सकते हैं कि व्यवसाय को स्थापित करने का जो तीसरी प्रक्रिया होती है वह इन्हीं व्यवहारिकताओं की जांच करने से संबंधित होती है। तो कौन कौन सी जांच की जाती है इसमें? सबसे पहले आता है आर्थिक व्यवहारिकता या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत यह जांच की जाती है कि निर्धारित व्यवसाय लाभ कमाने के लिए उचित है या नहीं है, पर्याप्त लाभ प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए लागत यानी जो कॉस्ट आएगी वह आगम जो रेवेन्यू आएगा उसका विश्लेषण किया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि इसमें इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है उत्पादन करने में, विक्रय करने में, इस व्यवसाय को स्थापित करने में, और इतना इससे लाभ कमाया जा सकता है या इतना रेवेन्यू आ जाएगा, आगम आ जाएगा। तो लागत और आगम के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि लाभ की संभावना कितनी होगी। यदि लाभ की संभावना बहुत कम दिख रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो फिर उस व्यवसाय आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी फिर उस उत्पाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आर्थिक व्यवहारिकता पर विचार किया जाता है। दूसरा होता है संगठनात्मक व्यवहारिकता। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि संगठन का प्रारूप क्या होगा, मतलब किस प्रकार का संगठन होगा। एकाकी व्यापार होगा यानी केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला, या 2 या 4 लोग मिलकर के कोई साझेदारी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, या किसी फर्म की स्थापना की जाए या किसी कंपनी के द्वारा व्यवसाय करना सही होगा। अतः इस पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है वित्तीय व्यवहारिकता, यानी जो व्यवसाय हम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, वह व्यवसाय के लिए क्या पर्याप्त वित्त मिल जाएगा, पर्याप्त फाइनेंस मिल जाएगा, या वित्त उपलब्ध है विभिन्न वित्तीय स्रोतों के माध्यम से, या लाभांश का भुगतान सही से कर दिया जाएगा यदि समता अंश को निर्गमित करके वित्त का प्रबंधन किया जा रहा है तो। अतः वित्तीय व्यवहारिकता की जांच की जाती है। इसके बाद आता है तकनीकी व्यवहारिकता, यानी जिस व्यवसाय को आपको शुरू करना है, आप देखोगे कि आप मशीन, उपकरण, लेबर ये सब उपलब्ध हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं सरलता से। कच्चा माल अगर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तकनीकी रूप से आप बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे उस व्यवसाय के साथ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब वो आपको आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। उस व्यवसाय को आपको या तो फिर आगे लेकर के नहीं चल सकते आप। वैधानिक व्यवहारिकता में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं उसको वैधानिक रूप से स्वीकृति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लाइसेंस अगर लेने की जरूरत है तो क्या लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। तो वैधानिक दृष्टि से आपका व्यवसाय उचित है या नहीं है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप अपने व्यावसायिक प्रस्ताव को आगे लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा आपका प्रक्रिया होता है व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, वो होता है साधनों का एकत्रीकरण। ठीक है, साधनों का एकत्रीकरण का मतलब जो व्यवसाय आपको शुरू करना है, जो उत्पाद का आपको उत्पादन करना है या विक्रय करना है, उससे संबंधित जो भी संसाधन, जैसे कच्चा माल हो गया, मशीन्स हो गया, उपकरण हो गया, मजदूर हो गए, पूंजी हो गया, उन सब का प्रबंधन करना, यानी कच्चा माल, मानवीय संसाधन, मशीन, भूमि, भवन आदि का एकत्रीकरण करना, ताकि आप अपने व्यवसाय को प्रारूप दे सकें। इसके बाद आता है आपका पांचवा जो प्रक्रिया का चरण होता है, वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन का कार्य करवाना। इसके अंतर्गत वित्त प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वित्त वो दे दे। वित्त प्रदान करने से पूर्व वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यावसायिक योजना का विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है। इन आधारों के अंतर्गत बाजार विश्लेषण, जोखिम
प्रबंध, उत्पाद व विक्रय नीति आदि को शामिल किया जाता है। हमेशा कोई भी बैंकिंग संस्थान या वित्तीय संस्थान पूंजी या ऋण तभी प्रदान करेगी जब वह यह देखेगी कि जो व्यवसाय है वो कुशल है या नहीं है, उसका उत्पाद विक्रय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अतः बहुत सारे चीजों के आकलन के पश्चात एक वित्तीय संस्थान क्या करेगी, वित्त प्रदान करेगी या वित्त प्रदान करने का निर्णय लेगी। इसके बाद जब वित्त भी प्राप्त हो जाता है तब क्या होगा, व्यवसाय की स्थापना का कार्य आरंभ हो जाएगा। तो साधनों का एकत्रीकरण हो जाने के बाद व्यवसाय की स्थापना की जाती है तथा कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यह व्यवसाय को स्थापित करने के विभिन्न चरण या प्रक्रिया होते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है बेटा वो ये देखना है कि अगर एक उद्यमिता विकास की प्रक्रिया के बारे में बात करें, अभी तक हम लोगों ने व्यवसाय को स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में देखा था। अभी हम उद्यमिता विकास की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि एक उद्यमिता का विकास किस तरह से किया हो सकता है। तो उद्यमिता विकास की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग दो आधारों पर करते हैं। एक तो है वातावरण तत्वों के आधारों पर और दूसरा है व्यक्तिगत तत्वों के आधारों पर। मतलब किसी व्यक्ति में उद्यमिता का विकास कैसे हो सकता है या एक उद्यमी कैसे तैयार किया जा सकता है या एक उद्यम की स्थापना के लिए किन किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसको दो आधारों पर विभक्त किया गया है, एक है वातावरण के आधार पर और दूसरा है व्यक्तिगत तत्वों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वातावरण के तत्वों के आधार पर कैसे उद्यमिता का विकास होता है। तो उद्यमिता के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना की जाती है। देखो सबसे पहले उद्यमिता में क्या होता है, एक उद्यम की स्थापना की जाती है। उद्यम की स्थापना का मतलब हो गया कि उद्योगों की स्थापना हो रही है। उद्योगों की स्थापना से क्या होता है, देश का आर्थिक विकास होता है। भाई देश की जीडीपी बढ़ती है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है ना। तो देश का आर्थिक विकास होने से क्या होता है, नए व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। जो व्यवसाय शुरू किया गया है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा और इसको देख देख करके नए नए व्यवसाय जो होंगे वो और भी आगे आना चाहेंगे, जिससे कि नए उद्योगों की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से उद्यमिता का विकास होता चला जाता है। ठीक है, तो उद्यमिता का विकास वातावरण के तत्वों के आधार पर यदि हम देखें तो यदि वातावरण में सब कुछ सही चल रहा है, ब्याज की दर ठीक ठाक है, मुद्रास्फीति सही है, आर्थिक जगत में सब कुछ सही चल रहा है, वातावरण के सभी जो पक्ष हैं, जो घटक हैं, वो उद्यमिता विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उद्योगों का विकास होगा और उद्योगों के विकास से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा और आर्थिक विकास से क्या होगा, नए नए उद्योग स्थापित करने वाले जो उद्यमी लोग हैं वो और ज्यादा अपने अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, फिर नए नए उद्योग फिर से स्थापित होने लगेंगे, अतः उद्यमिता का विकास होने लगेगा। तो वातावरण के घटकों के द्वारा उद्यमिता का विकास इस प्रकार से होता है। अतः उद्यमिता का विकास होने से देश का आर्थिक विकास होता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहां पर इस प्रक्रिया को समझने के लिए देखो बेटा, ये एक फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। इस फिगर में क्या बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, उद्यमिता की वजह से उद्योगों का स्थापना होती है और उद्योगों की स्थापना से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है ना। और इस आर्थिक विकास से क्या होता है, उद्यमिता का विकास अपने आप होने लगता है। नए नए उद्योगपति या उद्यमी फिर से अपना अपना जो उद्योग है वो स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये चक्रीय अवस्था होती है, लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से किसी भी देश में उद्यमिता का जो विकास है वो वातावरण के घटकों के माध्यम से लगातार बनता रहता है और उद्योग की स्थापना से आर्थिक विकास, आर्थिक विकास से फिर से उद्यमिता का विकास और उद्यमिता के विकास से उद्योगों की स्थापना स्वतः हो जाती है। आर्थिक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे ब्याज की दर हो गई। यदि ब्याज की दर उचित है तो फिर उद्योगों की स्थापना में लाभ मिलेगा। यदि कर की दर सरकार की सही है, उचित है, तो भी उद्योगों को विकास मिलेगा। मुद्रास्फीति
महंगाई की दर यदि ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, तो भी अच्छा है। वित्तीय प्रणाली जो है यदि सुगम है तो भी अच्छा है। तो इन सारे तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्योगों का स्थापना होती है और उद्यमिता का विकास होता है। व्यक्तिगत तत्वों के आधार पर भाई उद्यमिता का विकास करने कौन करता है? उद्यमी करता है, व्यक्ति करता है, साहसी करता है। तो एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए? यदि एक व्यक्ति के अंदर गुण हैं उद्यमी बनने के, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? उद्यमिता का विकास करेगा उद्यमी बन करके। और यदि व्यक्तिगत गुण नहीं है तो फिर उद्यमिता का विकास नहीं हो सकता है। तो उद्यमिता विकास की प्रक्रिया में एक उद्यमी के व्यक्तिगत तत्वों से भी प्रभावित होती है। एक व्यक्ति में उद्यमिता का विकास तभी हो सकता है जब उसमें कार्य करने की इच्छा भी हो और सामर्थ्य भी हो। सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल भी हो, क्षमता भी हो। क्षमता का मतलब वो कुशल हो, उसके पास पर्याप्त विवेक, चिंतन, मनन, नव प्रवर्तन की योग्यता हो। ठीक है, तो इच्छा और सामर्थ्य यदि दोनों है किसी व्यक्ति के अंदर तो वह क्या बन सकता है? उद्यमी बन सकता है। तो दोनों विद्यमान हो तो इस संदर्भ में उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। किस प्रकार से बता सकते हैं? यहां पर देखिए, एक व्यक्ति के अंदर यदि इच्छा एवं सामर्थ्य हो तो वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। तो उद्यमिता विकास के लिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति में उच्च स्तरीय इच्छा होनी चाहिए, यानी उद्यमी बनने के लिए वो तैयार हो, एवं सामर्थ्य का होना भी जरूरी होता है। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा तो होती है परंतु सामर्थ्य नहीं होता है, वो कुशल नहीं होता है, योग्य नहीं होता है ना, क्षमता नहीं होती उसके अंदर, या सामर्थ्य तो होता है परंतु क्या होता है? इच्छा नहीं होती है, वो उद्यमी बनना नहीं चाह रहा होता है। कुशल है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, ट्रेंड है, योग्य है, लेकिन इच्छा नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, उद्यमी बनने की, रिस्क लेने की। तो फिर क्या होता है? तब भी उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। तो जबकि उद्यमिता विकास के लिए एक व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा भी हो, कार्य भी करना चाह रहा हो, उद्यमी भी बनना चाह रहा हो, और सामर्थ्य भी हो, कुशलता भी हो, योग्यता भी हो, कौशल भी हो, क्षमता भी हो, तो दोनों का ही पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। इच्छा एवं सामर्थ्य को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अभिप्रेरणा, दृष्टिकोण और मूल्य। नैतिक मूल्य होना, सामाजिक मूल्य होना, दृष्टिकोण, उसका चिंतन, मनन, सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यवसाय शुरू करना चाह रहा हो। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यानी लाभ यदि उसे मिलेगा, ठीक है, और उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जो उसको क्या करता है? इच्छा जागृत करता है कि वह व्यवसाय शुरू करे। तो अभिप्रेरणा के द्वारा इच्छा को जागृत किया जाता है, कार्य करने की इच्छा को। दृष्टिकोण के द्वारा हम कह सकते हैं कि सामर्थ्य उसके अंदर आता है। मूल्यों के द्वारा वह उद्यमी बनने के लिए आगे बढ़ता है। यहां पर देखिए, यदि किसी के अंदर निम्न इच्छा है और निम्न सामर्थ्य है, मतलब वह उसको उद्यमी बनना भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है, वो कार्य भी नहीं करना चाहता है, और उसके पास सामर्थ्य भी नहीं है, वो योग्य भी नहीं है, कुशल भी नहीं है, क्षमतावान भी नहीं है, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो इच्छा भी नहीं है कार्य करने की और सामर्थ्य भी नहीं है, क्या ऐसा व्यक्ति उद्यमी बन सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं बन सकता है। इस स्थिति में एक व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं सामर्थ्य निम्न होते हैं, कम होते हैं, और ऐसे व्यक्ति में उद्यमिता नहीं होती है, वह एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप्ड नहीं कर सकता है, और ऐसी दशा में ये कहा जा सकता है कि उद्यमी तैयार नहीं होंगे या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत गुण नहीं है उनके अंदर। इसके अलावा क्या होता है? निम्न इच्छा और उच्च सामर्थ्य वाली बात यदि हो तो मतलब कार्य करने की इच्छा नहीं है व्यक्ति के अंदर, साहसी के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर, लेकिन सामर्थ्य है, योग्यता है, कुशलता है, शिक्षित है, प्रशिक्षित है,
क्षमता है उसके अंदर, पोटेंशियल है उसके अंदर, तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति में सामर्थ्य तो अधिक होता है, परंतु काम करने की इच्छा बहुत कम होती है। अर्थात कार्य करने की इच्छा निम्न तथा सामर्थ्य उच्च होता है। यदि उस व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न हो जाए अभिप्रेरणा के माध्यम से, तो वह सफल उद्यमी बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमतावान उद्यमी कहते हैं। क्षमतावान उद्यमी का मतलब हो गया कि इच्छा जो है वो तो निम्न है, लेकिन जो सामर्थ्य है, ठीक है, जो सामर्थ्य है वो क्या है? वो उच्च है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? क्षमतावान उद्यमी कहेंगे, जिसके पास सामर्थ्य तो है लेकिन इच्छा नहीं है, काम नहीं करना चाहता है, उद्यमी नहीं बनना चाहता है। लेकिन अगर इसको अभिप्रेरणा के माध्यम से इच्छा को जागृत करा दिया गया तो ये एक सफल उद्यमी बन सकता है। इसके बाद क्या होता है? उच्च इच्छा और निम्न सामर्थ्य वाली बात आती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे को हम लोग इच्छुक उद्यमी बोलते हैं। इच्छुक उद्यमी का मतलब हो गया कि इच्छा तो बहुत है ना, उद्यमी बनने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, बस इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सामर्थ्य नहीं है, कुशलता नहीं है, योग्यता नहीं है, चिंतन नहीं है, नव प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इच्छा बहुत है, बनना बहुत चाहते हैं। तो सामर्थ्य उत्पन्न करने की जरूरत होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, तभी वो एक सफल उद्यमी बन सकता है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? उच्च इच्छा है और उच्च सामर्थ्य है, मतलब उद्यमी बनना भी चाहते हैं, कार्य करना भी चाहते हैं, और उनके पास पोटेंशियल भी है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, कुशलता भी है। ऐसा व्यक्ति यदि उद्यमी बनेगा तो वह निश्चित ही एक सफल उद्यमी बनेगा, क्योंकि उसका दोनों ही व्यक्तिगत गुण जो है उद्यमिता के व्यक्तिगत गुणों से मिलता है। एक अच्छे उद्यमी बनने के लिए जो चीज होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, वो दोनों ही चीजें इनमें पाई जा रही हैं, और ऐसे व्यक्ति को तैयार उद्यमी कहते हैं। तैयार उद्यमी है ये व्यक्ति जिनके अंदर उच्च इच्छा और उच्च सामर्थ्य है, उन्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये चीज देखा कि व्यक्तिगत तत्वों के आधारों पर अगर हम बात करें तो हमने यहां पर इच्छा और सामर्थ्य की बात की थी। इसके बाद आता है व्यवसाय की स्थापना। ठीक है, व्यक्तिगत तत्वों की हम बात कर रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति में इच्छा व सामर्थ्य दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो इच्छा और सामर्थ्य जब दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तो वह व्यवसाय की स्थापना कर सकता है, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। और इससे क्या होगा? इससे उद्यमिता का विकास हो जाएगा व्यक्तिगत तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो व्यवसाय की स्थापना के उपरांत क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति में उद्यमिता का विकास किया जा सकता है या हो जाता है, और व्यक्तिगत तत्वों के आधार पर उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख लो, उच्च इच्छा निम्न सामर्थ्य वाला पहला हो गया। निम्न इच्छा निम्न सामर्थ्य, ये व्यक्ति उद्यमी नहीं बन पाते हैं। फिर उच्च इच्छा निम्न सामर्थ्य वाले व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है? सामर्थ्य को स्थापित करके उसके अंदर उद्यमिता का विकास करवाया जाता है। निम्न इच्छा और उच्च सामर्थ्य वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर सामर्थ्य को स्थापित करते हैं। उच्च इच्छा और उच्च सामर्थ्य वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एकदम तैयार उद्यमी है। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, उद्यमिता प्रवृत्ति या झुकाव क्या होता है? उद्यमिता के लिए कौन कौन सी आवश्यक प्रवृत्तियां या टेंडेंसीज होनी चाहिए?
एक उद्यमी बनने के लिए या उद्यमिता का विकास करने के लिए या अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रिया के लिए एक व्यक्ति के अंदर, ठीक है, क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, सबसे पहले क्या होता है भाई, कल्पनाशील होने की प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति, कल्पना करने की प्रवृत्ति, कल्पना को वास्तविकता में लाने की प्रवृत्ति, नवीन विचार, नवीन सोच, कुछ नया करना है, कुछ नया कैसे कर सकते हैं, नया उत्पाद, नया विकास, नई तकनीक, इनका प्रयोग करना। तो हर कार्य का बीज कल्पना में ही निहित होता है, बीज, ठीक है, कल्पना में ही निहित होता है। सबसे पहले किसी चीज के लिए मन में कल्पना जागती है, फिर उसके अनुरूप उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाता है। वैसे तो कल्पनाशील होना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है। हम सबके अंदर क्या है, एक गुण तो होता ही है। हम लोग सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम कल को अपना बिजनेस करेंगे, कल को हम ये करेंगे। हम कल्पना तो करते हैं, सोचते तो जरूर है, मनन चिंतन तो हर एक व्यक्ति करता है ना। तो कल्पना करना एक बहुत अच्छी चीज है। एक उद्यमी के अंदर उद्यमिता के विकास के लिए, नया करने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कल्पनाशील होना जरूरी है, चिंतन मनन करना जरूरी है, व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। किंतु सामान्य व्यक्ति की तुलना में उद्यमी की कल्पनाशील हवाई किला नहीं हुआ करती है। मतलब सिर्फ कल्पना करता रहे, सोचता रहे, मनन चिंतन सपने देखता रहे, वहां तक काम नहीं चलेगा। हवाई कल्पना नहीं होनी चाहिए। धरातल पर, वास्तविकता पर इस कल्पना को उतारा जा सकता है कि नहीं जा सकता, ऐसी कल्पना करनी होती है उद्यमी को। इसकी सोच और कल्पना किसी तथ्य पर आधारित एवं वास्तविकता से जुड़ी होती है। एक उद्यमी इस प्रकार का कल्पना करता है कि वह जो कल्पना कर रहा है उसको वास्तविक रूप दे सकता है या नहीं दे सकता है। जैसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करना है तो उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए, पूंजी वूंजी होनी चाहिए। वही उसी प्रकार की वो कल्पना करे, उसी प्रकार का वो उत्पाद या व्यवसाय के बारे में सोचे और सोचता है। यह कोरी कल्पना नहीं करता, बल्कि कल्पना की सच्चाई और वास्तविकता पर विचार करता है। इसके अच्छे बुरे दोनों परिणामों का अवलोकन करता है और तब अपनी कल्पना को एक नया अर्थ देने में कामयाब होता है। अतः कल्पनाशील तो होना ही है, लेकिन वास्तविक धरातल पर कल्पनाशील होना है। दूसरा जो प्रवृत्ति पाई जाती है उद्यमिता विकास में, अवसर तलाशने की प्रवृत्ति। व्यक्ति में क्या होना चाहिए, अवसरवादी होना चाहिए। व्यावसायिक वातावरण में अवसर को निकालने वाला होना चाहिए या अवसर का पता लगाने वाला होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन सा बिजनेस लाया जाए इस समय कि वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकता है, यानी अवसर तलाशने वाला होना चाहिए। ठीक है, उद्यमी में हमेशा नए अवसर को बाकी सभी से पहले पकड़ने की प्रवृत्ति या योग्यता होनी चाहिए। वो परिस्थिति और परिवेश को पहचानते हुए अवसर की तलाश में लगा रहता है, भले ही स्थिति प्रतिकूल क्यों ना हो। अब जैसे देखा, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया था, सभी लोगों का व्यवसाय, सभी रोजगार, आर्थिक मंदी, इस तरह की प्रवृत्ति हो गई थी। कई लोग रोजगारों से निकाल दिए गए, कुछ लोग क्या बैठे रह गए, कुछ लोग अपने समय को कोस रहे थे, कुछ को लग रहा था अब क्या, अब तो कुछ नहीं कर सकते, वो जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक वो बेरोजगार रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने इस परिस्थिति का भी फायदा उठाया। कुछ लोगों ने अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपने ज्ञान का यूज किया, घर पर बैठ करके ही, ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग करके। कुछ लोग जो कि शिक्षा जगत में थे उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन क्लासेस लेने लगे। कुछ लोगों ने अपना वेबसाइट बना लिया, अपने वेबसाइट पर, अपने बुटीक में अपने घर के बनाए हुए सामानों को बेचने लगे। तो अवसर हमेशा है, चुनौतियों में भी अवसर है। ऐसी परिस्थिति जो कि प्रतिकूल लग रही है उसमें भी अवसर निकाल लेना ही तो उद्यमिता है।
उद्यमी के गुण होते हैं। अतः उसे क्या होना चाहिए? पर्याप्त अवसर को सही समय पर सबसे पहले निकालने की प्रवृत्ति एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। इसके बाद देखो, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वह व्यक्ति जो कि जोखिम से डरता है, वह व्यक्ति जो हमेशा ही एक प्रोटेक्शन वाले एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, जो फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड वेतन चाहता है, ऐसा व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता। तो उद्यमिता के लिए या उद्यमी बनने के लिए जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। निर्णायक होने की प्रवृत्ति, निर्णायक का मतलब होता है कि अपना आदेश दे, अपने आदेश से, अपने निर्णय से लोगों को प्रभावित करें, कुछ निर्णय ले सकें, निर्णायक साबित हो सकें। अतः एक उद्यमी में निर्णायक होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, निर्णय लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, आदेश देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए, नेता के गुण होने चाहिए। ठीक है, तो किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता ऐसा व्यक्ति जो उद्यमी होता है। वो खुद का रोजगार स्थापित करता है, वो दूसरों को आदेश देने की प्रवृत्ति रखता है। और यही कारण है कि उद्यमी को नौकरी पसंद नहीं होती है, बल्कि वो क्या चाहता है? वो हुक्म का गुलाम नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो सरदार बन करके रहना चाहता है। तो इस तरह की निर्णायक होने की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। जिद्दी प्रवृत्ति, जिद्दी प्रवृत्ति होना जरूरी है एक अच्छे उद्यमी के लिए। मतलब उद्यमी अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दी होना चाहिए। मतलब ठीक है, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अपने व्यवसाय को और अच्छे से चलाएंगे, प्रॉफिट तो कमा के ही रहेंगे, इतना लाभ तो कमाना ही कमाना है हमें, कहाँ से नहीं होगा। मतलब उसे ऐसा नहीं कि गिव अप कर दे, छोड़ दे सब कुछ, लॉस हो रहा है तो वो हतोत्साहित हो जाए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसे जिद्दी प्रवृत्ति का होना पड़ेगा, अपने अवसर के लिए, अपने लाभों के लिए जिद्दी होना पड़ेगा, अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दी होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। पहल करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, इनिशिएट करे। ठीक है, उद्यमी परिस्थिति का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी लगन, सूझबूझ और परिस्थिति को अपनाकर अपना गुलाम बनाने की क्षमता रखता है। अतः यह मूक दर्शक बनकर के सिर्फ बैठा नहीं रहता है कि देखता रहे कि जब अवसर आएंगे तब लाभ कमाएंगे, नहीं, बल्कि उसमें पहल करने की आतुरता रहती है, इनिशिएट करता है, वह स्टार्ट करता है, शुरू करता है, चिंतन करता है, नव प्रवर्तन करता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि संबंधित उद्योग के नेतृत्व का सेहरा सबसे पहले उसके सिर पर ही बंधे, सबसे पहले आगे अवसर का लाभ उठा करके अपना शुरुआत करता है, अपने व्यवसाय को स्टार्ट करता है, कुछ नवीन प्रयोग करता है, कुछ नया उत्पाद लॉन्च करता है। तो पहल करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। वो वेट नहीं करेगा कि पहले कोई और करे फिर हम देखेंगे कि इसमें लाभ होगा तो हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, उसे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, नए प्रयोग करने होंगे, सबसे पहले करने होंगे, और वो करते हैं। आशावादी प्रवृत्ति, भाई नेगेटिव थिंकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय में जोखिम होगा, उद्यमी बन रहे हो तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा आशावादी रहना पड़ेगा, निराशावादी नहीं होगा। अरे मेरा व्यवसाय तो चल ही नहीं सकता है, अरे मैंने ये कर दिया गलत ही होगा, अरे ये नहीं करना था मुझे, अरे अब तो लाभ हो नहीं रहा है, अब पता नहीं कब होगा। इस तरह की सोच एक उद्यमी में नहीं होती है, उसकी प्रवृत्ति आशावादी होती है। वो व्यवसाय में हमेशा यह सोच करके व्यवसाय को स्थापित करता है कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा और लाभ अर्जित करेगा। अतः यह कभी भी निराशाजनक विचार अपने मन में नहीं लाता है। कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आशावादी दृष्टिकोण इसके संपादन को सहज बना डालता है, और इसके विपरीत एक सरल कार्य को करने से पहले ही यदि निराशाजनक विचार उठने लगे तो इसका पूरा होना संदिग्ध हो जाता है। सतर्क रहने की प्रवृत्ति, भाई आप योग्य हो, सामर्थ्य वाले हो, विचारवान हो, चिंतन मनन करते हो, नव प्रवर्तन करते हो, साहसी हो, सब ठीक है, लेकिन इतना भी खुद पर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। ठीक है, तो व्यवसायी या उद्यमी हमेशा कैसा होता है? सतर्क होता है, कॉन्शियस होता है, हमेशा वो देखता रहता है कि उसके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को हमेशा तैयार रखता है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति अगर आ गई तो वो कैसे उसका सामना कर सके।
ठीक है। तो उद्यमी की अपने कार्य लक्ष्य के हर मोड़ पर सतर्क रहने की प्रवृत्ति रहती है। वह जानता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो चूंकि वह अपने उद्योग का सेनापति होता है, एक तरह से लीडर होता है, और संचालन के मामले में तो वह स्वयं मालिक भी है, अतः उसे विशेष चौकस रहना पड़ता है और सतर्क रह करके ही निर्णय लेने पड़ते हैं। विवेचनशील होने की प्रकृति, यानी उद्यमी अनायास जोखिम का चादर नहीं ओढ़ लेगा कि यार बिजनेस है तो बिजनेस में तो जोखिम होगा ही होगा, लॉस तो होगा ही होगा। अरे भाई, लॉस को दूर करने के लिए पहले से ही उसको प्रबंधन करना पड़ता है। जोखिम है व्यवसाय में तो जोखिम उठा लेंगे, देख लेंगे, नहीं, जोखिम को कम करने का प्रयास करना ही उद्यमिता है। तो बल्कि वह क्या करेगा, उसकी अच्छी तरह से विवेचना करेगा, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाएगा और उससे संबंधित छोटे बड़े पहलू का अध्ययन करता रहेगा। कार्य की वैकल्पिकता का ध्यान रख करके उसे नियोजित करके आगे बढ़ेगा ताकि जोखिम जो है वो कम किया जा सके। तो विवेचनशील होगा वह, ठीक है, हमेशा वह सतर्क भी रहेगा और जोखिम को कम करने का प्रयास भी करेगा। मिलनसारिता की प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके अंदर। मिलनसारिता का मतलब क्या हो गया कि सबको साथ लेकर के और सबके प्रयास से वो अपने व्यवसाय को चलाए। बिल्कुल अकेला रह करके वो व्यवसाय नहीं कर सकता, उसे सहयोग की जरूरत है। एकला चलो की नीति अपना नहीं सकता है, उसे क्या चाहिए, उसे बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत सारे जो भागीदार हैं उन लोगों का सहयोग करके वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। तो वैसे तो उद्यमी अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आवश्यक मसले पर उन्हें क्या चाहिए, विशेषज्ञ सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, उससे उन्हें परहेज नहीं करना चाहिए। ठीक है। उद्यमियों में अन्य लोगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए जो उसकी मिलनसारिता पर निर्भर करती है। यदि सबको, जैसे कर्मचारियों को, पूंजीपतियों को, निवेशकों को, सरकार को, जो भी और अंशधारी हैं उनको, सबको साथ लेकर के चलेगा, सबके साथ मेलजोल करेगा एक उद्यमी, तो क्या होगा, उसका व्यवसाय सफल होगा। और मिलनसारिता का गुण अच्छे उद्यमी में होना चाहिए। समूहीकरण की प्रकृति, यहां पर क्या कह रहे हैं, यह बात सही है कि उद्यमी अपने उपक्रम का क्या होता है, मालिक होता है, एक प्रकार से अधिष्ठ होता है, जिसकी हर छोटी मोटी बात की जिम्मेदारी उसकी होती है। फिर भी वह जानता है कि संपूर्ण कार्य अकेले नहीं किया जा सकता है, तो फिर समूह का संपूर्ण कार्य अकेले नहीं किया जाता है, किया जा सकता। ठीक है। समूह का सहयोग आवश्यक होता है। ठीक है। तो सबको साथ में लेकर चलने वाली प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग ये तो जान गए कि कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जो कि एक उद्यमी में आवश्यक या नितांत जरूरी होती है। ठीक है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है कल्पनाशील होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी हमेशा वो कुछ नया नया सोचे, और सोच जो होनी चाहिए वो हवाई किला नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सोच ऐसी होनी चाहिए जिसको कि यथार्थ में साबित किया जा सके, यथार्थ में उतारा जा सके। इसके बाद देखो बेटा, यहां पर है अवसर तलाशने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मुश्किलों में भी अवसर निकाल ले, ऐसा होना चाहिए उद्यमी। इसके बाद देखिए, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति तो होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाना चाहता है वो अच्छा उद्यमी नहीं बन सकता है। निर्णायक होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है।
वो आदेश देने वाला होना चाहिए। वो किसी के अंडर में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि लोग उनकी बातें को सुने, यानी नेता के गुण होने चाहिए उनमें। जिद्दी प्रवृत्ति, लाभ क्यों नहीं हो रहा है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिद्दी होने की प्रवृत्ति एक उद्यमी में पाई जाती है। पहल करने की प्रवृत्ति, यानी सबसे पहले पहल करें, मूक दर्शक बनकर ना देखें कि दूसरे कॉम्पिटिटर करेंगे, दूसरे प्रतियोगी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, सबसे पहले जो अवसर का लाभ उठाता है पहल के माध्यम से, वही एक अच्छा उद्यमी बन पाता है। आशावादी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमेशा कुछ पॉजिटिव थिंकर होने चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा व्यवसाय तो नहीं चलेगा, हम क्या करें, बंद कर देते हैं। इस तरह की निराशाजनक वाली प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उद्यमी नहीं बन पाते हैं अच्छे। सतर्क रहने की प्रवृत्ति, कुछ भी घटित हो सकता है, व्यवसाय में अनिश्चितता हो सकती है, कॉम्पिटिटर प्रतियोगी आ सकते हैं, अतः हमेशा सतर्क रहना होगा व्यवसायियों को। विवेचनशील होने की प्रकृति, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई सिर्फ जोखिम हो तो जोखिम को कम करने की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जोखिम उठाएंगे क्योंकि हमें जोखिम तो उठाना ही है, ये भावना सही नहीं है। जोखिम को कम करने के लिए जो भी वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं सुनियोजित तरीके से, उनके बारे में सोचना विवेचनशील प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। मिलनसारिता की प्रवृत्ति, यानी विशेषज्ञों की राय ली जाए, जरूरी हो तो सबको मिलाकर चला जाए, मिलनसारिता की प्रवृत्ति एक उद्यमी में होनी चाहिए। और समूहीकरण की प्रकृति भी होनी चाहिए बेटा, यानी जितने भी लोग हैं सबके सहयोग से व्यवसाय आगे बढ़ता है, तो समूहीकरण में कार्य करवाना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग उद्यमिता अभिप्रेरणा की, यानी उद्यमिता अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों होती है। मनोवृत्ति अभिप्रेरणा एवं उद्यमी अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं, ठीक है। उद्यमिता अभिप्रेरणा की आवश्यकता की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी उद्यमिता को विकसित करने के लिए जो अभिप्रेरणा होती है, यानी कार्य करने की जो इच्छा को जागृत करना, उसकी जरूरत क्यों है। उद्यमी अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं को निम्नलिखित तरीके से यहाँ बताया गया है। उद्यमी अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं क्यों हैं। सबसे पहले आती है कार्य सिद्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, शक्ति या अधिकार की आवश्यकता और स्वशासन की आवश्यकता। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उद्यमिता अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है कार्य सिद्धि की आवश्यकता। कार्य सिद्धि की आवश्यकता का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न करने की इच्छा ही कार्य सिद्धि की आवश्यकता होती है। देखो भाई, हमेशा ही एक उद्यमी क्या चाहता है कि उसका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, बिना किसी बाधा के हो जाए, ठीक है। और यदि उसका कार्य बिना किसी बाधा के पूरा होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, वो और अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है, आगे बढ़ता है, उसका मोराल जो होता है वो हाई हो जाता है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति उद्यमिता को अपनाकर की जा सकती है, क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना किसी रुकावट अथवा दबाव के अपना कार्य संपन्न करता है। तो भाई उद्यमिता के कारण या उद्यमिता के वजह से कार्य सिद्धि की आवश्यकता पूरी होती है। अन्य शब्दों में कार्य सिद्धि की आवश्यकता उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कार्य सिद्धि की आवश्यकता अर्थात उद्देश्यों को पूरा करना ही उद्यमिता के लिए अभिप्रेरक तत्व होती है। यानी अगर उद्यमिता का अभिप्रेरणा की बात करें या उद्यमी बनने के लिए कौन कौन सी चीजें अभिप्रेरणा का कार्य करती है, मोटिवेट करती हैं, अभिप्रेरक तत्व होती हैं, तो पहला होता है कार्य सिद्धि की आवश्यकता। एक व्यक्ति जब उद्यमी बन जाता है
तो उद्यमी बन करके वो क्या करता है, वो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, जो भी उसके उद्यम के उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उनको पूरा कर पाता है, जिससे उसकी कार्य सिद्धि की आवश्यकता पूरी हो जाती है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। अतः हम ये कह सकते हैं जब उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो वह क्या होता है, अभिप्रेरक होता है, मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरणा मिलती है उसको, और इससे क्या होता है कि वो और ज्यादा उसके अंदर उद्यमिता का विकास की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः उद्यमिता के वजह से उद्यमिता का जो अभिप्रेरणा है वो है किसी कार्य सिद्धि की आवश्यकता। संबंधन की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता क्या है भाई, और यह किस प्रकार से उद्यमिता की अभिप्रेरणा होती है। संबंधन से अभिप्राय अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने से है। अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के विभिन्न कार्य करने होते हैं, जैसे न्यूनतम कीमत पर माल को उपलब्ध करवा करके उपभोक्ताओं के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया जा सकता है। उत्तम क्वालिटी का माल दे करके भी उपभोक्ताओं को क्या आकर्षित किया जा सकता है। पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करके उनके साथ संबंध को मधुर बनाया जा सकता है। ग्राहकों को उधार सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनके साथ अच्छा संबंध बनाया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित किया जा सकता है उद्यमिता के द्वारा या उद्योगों के द्वारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति केवल अपने व्यवसाय में ही ऐसा कर सकता है, यानी यदि कोई व्यक्ति उद्यमी है और उद्यमिता का कार्य कर रहा है तो वह संबंधन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, अर्थात उद्यमिता संबंधन की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होती है। अतः संबंधन की आवश्यकता जो है वो उद्यमिता के लिए क्या हो गई, अभिप्रेरणा का काम करती है। तो उद्यमिता अभिप्रेरणा कौन दे रही है भाई, संबंधन की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता। और संबंधन का मतलब क्या होता है, संबंधन का मतलब होता है जितने भी अन्य लोग हैं उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना। और मधुर संबंध कैसे स्थापित हो सकता है, जैसे कि भाई अच्छे क्वालिटी का वस्तु निर्मित करके उसे बेचा जाए, उचित मूल्य पर बेचा जाए, पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान कर दिया जाए, सरकार को समय पर करों का भुगतान कर दिया जाए, विनियोजकों को समय पर लाभांश का भुगतान कर दिया जाए, कर्मचारियों को अच्छे से उचित वेतन दिया जाए। ठीक है, गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान की जाए ग्राहकों को सही समय पर, सही मूल्यों पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के साथ मधुर संबंध की स्थापना की जा सकती है, और ये तभी संभव है जब खुद का व्यवसाय हो या व्यवसाय के माध्यम से। तो उद्यमिता का अभिप्रेरणा या उद्यमिता के लिए मोटिवेशन का जो कार्य करता है वो है संबंधन की आवश्यकता। एक व्यक्ति मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है यदि वह संबंधन की आवश्यकता को पूरा कर पाता है तो। ठीक है, तीसरा जो अभिप्रेरक होती है वह होती है शक्ति या अधिकार की आवश्यकता। देखो भाई, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो, जो वो कार्य कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा पावर उस व्यक्ति को प्राप्त हो। यदि आप किसी के लिए कार्य करते हैं या किसी रोजगार में हैं या किसी पेशे में हैं तो आप उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि आपके पास उतने ज्यादा पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। आप किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी के अंडर में कर रहे हैं, आपका बॉस कोई और है, आपका अधिकारी कोई और है। ठीक है, तो आपकी शक्ति भी क्या है, सीमित होगी। लेकिन यदि आपका खुद का व्यवसाय है, स्वरोजगार है, आप उद्यमी हैं, आप अपना खुद का उद्यम स्थापित कर रहे हैं, तो आप बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपके पास निर्णय लेने का अधिकार है, शक्ति है, आप सबसे ज्यादा अपने अधिकार क्षेत्र में हैं। तो यह क्या है, शक्ति की आवश्यकता कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा साबित होती है। किसके लिए, उद्यमिता के लिए, या उद्यमिता के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है शक्ति की आवश्यकता, और शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करवाता है उद्यमिता। तो शक्ति से अभिप्राय होता है किसी व्यक्ति के प्रभाव से। प्रत्येक
व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक व्यवसाय में उसके पास सबसे अधिक शक्तियां हों ताकि उसके निर्णयों का सभी पर अत्यधिक प्रभाव पड़े। यह प्रभाव उसके पद पर निर्भर करता है कि वो किस पद पर कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति का पद जितना ऊंचा होगा उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसकी शक्तियां उतनी ही अधिक होंगी। तो उद्यमिता इस आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत स्थापित व्यवसाय का वह स्वयं स्वामी होता है। सभी डिसीजन, सभी अधिकार उसके पास ही होते हैं और एक स्वामी के पास सबसे अधिक शक्तियां होती हैं। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता है कि वो शक्तिशाली बनना चाहता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव या अधिकार हो, तो फिर ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने का कार्य कौन कर सकता है? उद्यमिता कर सकता है, या उद्यमी बनकर के वह इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद जो आवश्यकता आती है बेटा, वो होती है स्वशासन की आवश्यकता, खुद का नियम बनाने की आवश्यकता। स्वशासन से अभिप्राय है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से, मतलब बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी और तीसरे पार्टी के नियंत्रण के अपने व्यवसाय में अपने तरीके से कार्य करने की फ्रीडम। तो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपनी मर्जी से कार्य करे और यह आवश्यकता उद्यमिता के द्वारा ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत एक व्यवसाय की स्थापना की जाती है और जिसका वह स्वयं मालिक होता है तथा उस व्यवसाय में वह अपनी इच्छा के अनुसार भी क्या करता है? कार्य कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वशासन की आवश्यकता जो है वो उद्यमिता की वजह से पूरी होती है। तो बेटा ये जो चारों प्रकार की आवश्यकताएं थी ना, वो कहीं ना कहीं उद्यमिता को लिए प्रेरित करती हैं, उद्यमिता विकास के लिए, उद्यमियों को बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर इन आवश्यकताओं का पता लगा करके एक व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरक के रूप में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज किया जाए तो वह व्यक्ति उद्यमी बनने के लिए तैयार होगा और उसके अंदर उद्यमिता का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, जाना, पढ़ा और सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से देख लिए कि उद्यमिता विकास में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उद्यमी क्या होते हैं, उद्यमिता क्या होती है और उद्यम क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को जाना, उद्यमिता विकास यानी एक उद्यम की स्थापना के कौन कौन से चरण होते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा और यहाँ पर हमने एक देखा कि एक उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रवृत्तियां होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा उद्यमी बन सके। तो ये अध्याय इसी से संबंधित था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर लिखिएगा।